तो बेसिकली हम यहाँ पर दो ब्रांड चला रहे हैं, टेक ऑफ और कन्वे। जल्द ही हम एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है द राइज एंड राइज ऑफ पॉन्जी स्कीम्स इन इंडिया। तो जिसमें हम जो भी इस तरह के स्कैम्स उनको थोड़ा एक्सपोज करने वाले हैं कि किस तरह से ये लोग मतलब आम लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं और पैसा लूट के जा रहे हैं। तो हमारा मेन पॉइंट यही है कि ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है प्रसाद भाई फ्रॉम कन्वे बाय फिनोवेशन चैनल, और ये फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं यूट्यूब पे। प्रसाद भाई, आपको मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट में। हाउ थैंक आर यू यू? सो मच नयन एंड मंगेश। थैंक यू प्रसाद फॉर भाई, हैविंग मी। अभी मेरा पॉडकास्ट चालू होने से पहले ना मंगेश से बात चल रहा था, और हम लोगों ने मतलब लास्ट टाइम भी हम लोग मिले तो काफ़ी फाइनेंस रिलेटेड ही हम लोगों ने आपसे मतलब सवाल पूछा था। और बिल्कुल। वी बिलीव कि आप उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी आप हमेशा फाइनेंस नीश पे कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लेके चलते हैं। मेरे को आपका ना एक दौर है जिसमें आप यूट्यूब एज अ यूट्यूबर आप जाने जाते हो, एक दौर था जिसमें आप एज अ प्रसाद जाने जाते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? यूट्यूब से पहले क्या, मेरी जब मैं होम टाउन जाता हूँ तो वहां पर भी अभी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मैं इस तरह की कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूँ या फिर इस तरह की चीजें करता हूँ। तो अभी भी वहां पर मैं प्रसाद ही हूँ। और जहां तक उससे पहले की बात है, उससे पहले की जर्नी की, तो मतलब ऐसा था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मतलब नॉट जस्ट लाइक कि स्कूल वगैरह का कंटेंट, बट कोई भी हो, मराठी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, तो मैं समर में बैठ के आराम से फिनिश करता रहता था। और उस हॉबी की वजह से मतलब बाकी वो जो मेरे नेबर्स वगैरह थे, बाकी लोग भी बच्चों को बोलते थे, अरे वो देखो पढ़ रहा है, तू भी पढ़ ले। तो मेरे दोस्तों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई है मेरी वजह से, मेरे उस एक हॉबी की वजह से। तो वो डांटते थे, यार तू इतना मत पढ़ते जा यार। बट अभी क्या है कि अभी भी हॉबी है, अभी भी कैरी करता हूँ, तो वो एक पार्ट है। एंड पहले मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। अगर हॉबी की बात की जाए तो मैं चेस भी बहुत खेला। हमारी स्कूल को रिप्रेजेंट करता था और हमारा जो टाउन है उसे भी मैं रिप्रेजेंट करता था। और उसके अलावा बस आम जिंदगी थी, चल रही थी, सब कुछ। इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का, और या इन शॉर्ट प्रसाद भाई बचपन से लेके मतलब यूट्यूबर बनने तक शर्मा जी का जो लड़का होता है ना, जिसका एग्जाम्पल हर एक बच्चे को दिया जाता है, वैसे आप रहे होंगे शायद से। ओके। प्रसाद भाई, मतलब बचपन में आप कैसे एकदम ऐसे स्टूडियस थे, मस्तीखोर थे, या मतलब फर्स्ट बेंचर या बैक बेंचर्स? मैं आपको बताऊँ, 10th क्लास तक था मैं। मतलब थोड़ी मेरी हाइट कम थी शुरुआत में। 8-9 क्लास तक तो मेरे घर वालों को लग रहा था, वो ओके। भी काफी दिक्कत में आ गए थे कि इसकी हाइट बढ़ती कि नहीं बढ़ती, बाद में बढ़ी इनफैक्ट। तो उसके लिए मुझे स्कूल के जो टीचर थे वो बोलते थे तुम आगे बैठो। तो सेकंड थर्ड है ना, जो हमारी तो बचपन में तो पट्टी होती थी, बेंच भी नहीं होते थे स्कूल में। सेमी गवर्नमेंट हमारी स्कूल थी, तो पट्टी रहती थी, वहां जाके बैठना है आपको। और जब मैं इंजीनियरिंग में आया तब से मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ली, मुझे चौथे पांचवें दिन समझ में आ गया कि जो ये कर रहा हूँ इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं, ये चीज मेरे लिए तो नहीं है। बाकी क्या है वो नहीं पता, पर ये तो नहीं है। जी जी। और तभी से मैंने लास्ट बेंच पे बैठना शुरू कर दिया। ओके। पूरा कि भाई मतलब इंजीनियरिंग में मेरा तो तो लास्ट इंजीनियरिंग बेंचर पूरा वगैरह, लास्ट बेंच। इंजीनियरिंग में तो लास्ट बेंचर होता ही नहीं है, बिकॉज क्लास वहीं से भरना स्टार्ट होती है। पहले बंदे आते हैं जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, उसके बाद आगे के बेंच बिल्कुल। फील होना स्टार्ट होते हैं। जी हाँ जी। ओके, तो भाई मैंने ओके। सुना है कि आपने लाइक आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जैसे कि इंजीनियरिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मैकेनिकल में थे, तो इतना अचानक से स्ट्रीम आपने कैसे बदल दिया? लाइक फाइनेंस में आपका कैसे फैसिनेशन रहा फिर? तो मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो उसका उसके वजह स्टोरी ये थी कि 10th के बाद घर वालों ने पूछा, उन्होंने हमेशा फ्रीडम दी है, जो करना है करो। उन्होंने पूछा क्या करना है, मैंने बोला कि मैं पॉलिटेक्निक करता हूँ इंजीनियरिंग में, और उसके बाद इंजीनियरिंग करूंगा और उसके बाद देखूंगा आगे। तो उसमें कोई पर्टिकुलर था नहीं कि किस फील्ड में करना है। तो मैंने सारे फॉर्म फिल किए। पहले पे जैसे सब लोग डालते थे, पहले मैकेनिकल, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड पे इलेक्ट्रिकल, और ऐसा था। तो मुझे कुछ 89.54% मिले थे 10th में। तो मुझे पहली दो ब्रांचेस तो नहीं मिली, और थर्ड ब्रांच इलेक्ट्रिकल मुझे मिल गई। तो उस टाइम तो समझ में नहीं थी, मैंने बोला चलो जाकर देखते क्या है। गया वहां पे।
तो फर्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट सेम थे, फिजिक्स वगैरह सिखाने लगे, केमिस्ट्री सिखाने लगे, और मुझे कुछ मजा आया नहीं उसमें बिल्कुल भी। जी। तो ऐसे ही बीते 2 साल, पहले तो डिप्लोमा की, और फिर सेकंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर में हमारी रूम में एक इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ा था, और पढ़ने की आदत थी तो मैंने उठा लिया, और काफी इंटरेस्टिंग मुझे वो न्यूज़पेपर लगा, काफी मजा आया। तो मैंने क्यूरियोसिटी को फॉलो करना शुरू किया कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसमें मैंने इन्वेस्ट करके ही भी देखा, तब 18 का नहीं था, तो सिस्टर से सारी डिटेल्स लिए उसके नाम पे अकाउंट खोल लिया। शुरुआत के पैसे भी उसी से लिए थे। तो इस तरह से एक जर्नी शुरू हुई, एक क्यूरियोसिटी से कि एग्जैक्टली ये चीजें काम कैसे करती है। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स आपको बेसिक नहीं सिखाता, वो आपको चीजें सिखाता है, न्यूज देता है। तो न्यूज जब मैं पढ़ रहा था तो ऑटोमेटिकली कई सारी चीजें आती रहती थी, ये क्या है, ये इक्विटी क्या है, मुझे नहीं पता था कि स्टॉक का इक्विटी भी कहते हैं। तो इसी ओके। तरह के कई सारी ब्लू चिप कंपनीज क्या होता है। तो इस तरह के जब नए नए वर्ड्स को यूज करते थे तो मैं चेक करता था कि ये है क्या। तो उसे फिर फॉलो करने लगा, और फिर वहीं से ही कंप्लीट जर्नी शुरू हुई। ओके। प्रसाद भाई, आप मैंने सुना है, मतलब आपने कहा कहीं पे बताया नहीं, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट लिया है, ठीक है? सो जब आपने ये चीज आपने घर वालों को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग में करना चाहता था ड्रॉप आउट, बट मैंने किया नहीं। मैंने किया एमबीए में फर्स्ट ईयर के बाद। और ओके। उस टाइम मैंने घर वालों को, मतलब अभी तक पता नहीं उनको, अभी बताऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो आई डिडंट टेल देम, आई स्टार्टेड। इनफैक्ट मैंने फिर, क्योंकि मैं बहुत ही रिस्की चीजें करता रहा हूँ जिंदगी में, मैंने फिर स्टार्टअप भी शुरू कर लिया था इंजीनियरिंग में। पहला वो फेल हो गया, सेकंड वो फेल होने के बाद मुझे लगा कि अच्छा है कि मतलब शायद। और फिर मैंने क्या किया था कि उस टाइम दोस्तों को बताया था। फिर दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे कि अरे देखो ये आ गया एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से कुछ भी चिढ़ाते थे। तो फिर फेल होने के बाद तो और भी चिढ़ाने लगे, तो मैंने बोला कि अगले से बताना नहीं, अगले टाइम। तो मैंने नेक्स्ट टाइम बताया नहीं। और फिर हुआ क्या है कि व्हाई आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स अबाउट दिस रिस्क टेकिंग थिंग, कि मेरे पापा ने भी बिजनेस शुरू किया था, एंड वो 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया और फेल हुए थे। तो उसके बाद घर वालों का क्लियर कट कहना था कि देखो कुछ भी करो, बट ये बिजनेस लाइन में तुम्हें नहीं जाना है। ओके। अब शुरुआत से ही, क्योंकि मैंने कई सारे अलग अलग चीजें की, छोटे मोटे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस ट्राई किए थे। तो थोड़ी मुझे तो यही सारी चीजें पसंद थी, तो मैं तो इसी लाइन में गया। तो अभी उन्होंने मना किया है लेकिन करना भी है। और ऐसी कोई गलत चीज भी मुझे एकदम लगी नहीं इसमें, तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ टाइम नहीं बताते। जब सेकंड फेल हो गया तो मुझे लगा अच्छा हुआ नहीं बताया। नहीं तो अभी मैटर हो जाता बड़ा। तो फिर थर्ड शुरू किया तो तभी भी फिर मैंने बताया नहीं। तो दे स्टिल डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग। तो उनको बस कभी कभार वो वीडियोस देखते हैं। वो भी मतलब हमारे एक रिलेटिव है, उनके लड़के ने उनको दिखाया कि देखो ये प्रसाद वीडियो डालता है, तो तब से शी इज वॉचिंग द वीडियो। बट ज्यादा कुछ मेरी माँ को पता नहीं है कि क्या कुछ होता है इसमें। और तो इट्स लाइक स्टिल दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट लाइक दिस यूट्यूब चैनल एज सच, कि क्या कुछ होता है क्या नहीं। और फिलहाल वो ड्रॉप आउट चीज के बारे में भी नहीं पता। जब पता चलेगा तो कुछ तो होगा मतलब। आई डोंट फील कि अभी कुछ होगा भी। अच्छा, ओके। प्रसाद भाई, मेरा भी मतलब सेम रिलेटेड ही सवाल है कि जैसे कि आपने आपके घर में पता लगा कि आप यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो, और जैसे कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे घर में उतना डिजिटल मार्केटिंग और आईटी रिलेटेड उतना अवेयरनेस नहीं है। तो उनको जब बिल्कुल। पता लगा कि इससे हम लोग अर्न भी कर सकते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? तो उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि लाइक, अगर आपको फ्रैंकली में बताओ, अभी तक तो आई हैवंट टोल्ड देम कि ऐसा कुछ है। तो इट जस्ट लाइक आई, बिकॉज थोड़ा हमें घर पे थोड़ा इसमें पाबंदी थी कि इस लाइन में जाना नहीं है। आई टोल्ड देम कि तो उन्होंने पूछा एमबीए के बाद। मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था, तो 1.5 साल में मैंने सब कुछ सेटअप करने की कोशिश की जितना हुआ उतना। और उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, तो मुझे बोलना पड़ा कि जॉब कर रहा हूँ। तो इट इज लाइक अ नॉर्मल जॉब। एंड तो या। प्रसाद भाई, बहुत सारे लोग आपको एज अ यूट्यूबर भी जानते हैं, ठीक है, यूट्यूबर ही जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, आप कौन से नए नए बिजनेस में या स्टार्टअप्स में हो? तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 ब्रांड चला रहे हैं, टेक ऑफ और कन्वे। टेक ऑफ हमारा B2B म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार हमारी कंपनी को सरप्लस अमाउंट आया, तो हमने सोचा कि इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि इंडिविजुअल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तो कई सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर कोई बिजनेस है जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं है जो
जिसके जरिए मतलब कोई भी बिजनेस सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाए। तो वहां पर मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब हमने नवंबर 2019 में म्यूचुअल फंड बिजनेस पर काम करना शुरू किया तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व होते गया और प्रोडक्ट फिर अभी बनकर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके जरिए कोई भी बिजनेस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना किसी कमीशन के आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाता है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मदद करता है। हमारा मतलब लगभग 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ टाई अप है। तो किसी भी वाह। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ किसी भी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली बिजनेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि करंट अकाउंट पर 0 इंटरेस्ट मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में जो पैसा आता है उसे वो ओवरनाइट फंड में या फिर लिक्विड फंड में डाल सकते हैं और उस पर शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि उन्हें करंट अकाउंट में नहीं मिलेगा। जहां तक कन्वे की बात है, तो कन्वे हमारा B2C सेगमेंट है, जहां पर हम डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम कस्टमर अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा अगले महीने हम अपना सिमुलेटर लॉन्च करने वाले हैं। सिमुलेटर एक मतलब जैसे ब्रोकिंग एप्स होते हैं जहाँ पर आप एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करते हो, तो वर्चुअल एक सिमुलेटर होता है जिसमें आप पैसा आपका वर्चुअल होता है, पर आपको एक प्रैक्टिस करने मिलती है ये सब कुछ चीजें कैसे चल रही है। तो क्योंकि हर कोई जब पहली बार इन्वेस्ट करता है तो रियल मनी इन्वेस्ट करेगा तो थोड़ा रिस्की है, तो दे कैन प्रैक्टिस इट हियर। तो इसीलिए हम सिमुलेटर बना रहे हैं जहाँ पर आप वर्चुअल मनी जो आपको मिलेगा उससे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना कुछ आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद अपना एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करके शुरू कीजिए। ओके। और उसके बाद बाकी भी और जो प्रॉब्लम्स है रिटेल ओके। इन्वेस्टर्स के, उन्हें आने वाले टाइम में हम सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस है वो उनका सरप्लस अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट। मिनिमम पीरियड कितना है कि कितने मिनिमम पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब मैं कई सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि TCS जनरली कई सारा पैसा लिक्विड फंड में ओवरनाइट फंड में डालती है। ओके। यानी वो क्या करते हैं कि सैटरडे संडे तो कोई इनवॉइस उनको भेजना नहीं होता, 2 दिन पैसा पड़ा रहता है, तो फ्राइडे नाइट को वो कई बार ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मंडे सुबह पैसा निकाल लेते हैं, 2 दिन में रिटर्न कमा लेते हैं। तो ओके। ओवरनाइट फंड में आप इस तरह से बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न कुछ ना कुछ कमा सकते हैं आराम से, जो कि आपको करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और उसी तरह अगर थोड़ा आपका होराइजन ज्यादा है, आपको लगता है कि 7-8 दिन से लेकर 1 महीने तक पैसा बाकी है, आप 4-5 महीने तक बाकी है, तो उसके लिए आप लिक्विड फंड प्रीफर कर सकते हैं। एकदम 2-4 दिन के लिए ओवरनाइट फंड, 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का अगर टाइम पीरियड है तो लिक्विड फंड, और 6 महीने से ऊपर का थोड़ा है, 6 महीने से 1 साल वगैरह, तो अल्ट्रा शॉर्ट डेट टर्म आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है वो कितना होता है? अगर आप ओवरनाइट फंड की बात करेंगे तो आपको 3% मिलता है एनुअली। अगर आप लिक्विड फंड की बात करते हो तो 5 to 5.5% मिल रहा है एनुअली। और अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड की बात करते हो तो वहां पर आपको 6-7% मिलता है। उससे ज्यादा आप डेट फंड में जाते हो तो अराउंड 8% FD से थोड़े बेहतर रिटर्न के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो। यहाँ पर बेनिफिट है कि करंट अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ ओके। पर अगर आप एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, वो अपना ओवरनाइट भी कुछ पैसा डालती है, तो कुछ थाउजेंड्स में पैसा आराम से निकल जाएगा। ओके। तो ओके। भाई ऐसा कोई मैं स्कीम अवेलेबल है क्या जिसमें 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं? ऐसे इंडिया में कई सारे स्कीम्स अवेलेबल है जिन्हें पॉन्जी स्कीम्स नाम से जाना जाता है, जिनका सिंपल सा काम ये होता है कि लोगों को बताओ कि 21 दिन में होगा आपका पैसा डबल। हाँ हाँ। ये लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, हर टाइम कुछ नए लेकर आएंगे, आपको ये रिपीटेटिव नहीं काम करते। हर ओके। टाइम ये कुछ, कभी कभार ये कड़कनाथ का वो कोमड़ा था एक बार, उसको लेकर आए। कई बार ये हॉलिडे ट्रिप लेके आते हैं कि हॉलिडे ट्रिप आपको मिलेगा। कई बार ये गोल्ड स्कीम, लैंड स्कीम, अलग अलग स्कीम लेकर आते हैं जहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है लोगों को कि आपको मंथली इतना पैसा मिलेगा मिलेगा। लोग करते हैं इन्वेस्ट और फिर डबल होने की तो छोड़ो, जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्कीम्स तो बहुत है मार्केट में, लेकिन अगर आप लीगलाइज मार्केट में बात करते तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। प्रसाद भाई, अभी हम लोग बात कर ही रहे कि 21 दिन में पैसा डबल, तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो इन माय ओपिनियन इज फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन, जहां पर मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में सोचते हैं, जहाँ क्रिप्टो एक करेंसी है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि करेंसी में देखो, कई बार कई कंपनीज करेंसी में भी हेजिंग करती है, कुछ इन्वेस्ट भी करती है, अगर उनका बिजनेस उससे रिलेटेड है तो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का है तो दे कैन थिंक अबाउट इट। बट करेंसी में जैसे इंडियन रुपी है, US डॉलर है, UK
मतलब जो भी है पाउंड है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग करेंसी है, तो जनरली इन्हें इन्वेस्टमेंट के एसेट क्लास आप नहीं समझ सकते, ये करेंसीज है, ट्रांजेक्शन के लिए यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए कम और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरली कहा जा रहा है कि इनकी प्राइसेस बढ़ रही है तो पैसा डालो, पैसा बना भी है लोगों का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट की तरह से नहीं देखना चाहिए, ये एक स्पेकुलेशन है। तो जो पैसा आपको लगता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि हाँ मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट साइज है, तो आप 10,000 से ज्यादा यानी 10% से ज्यादा इसमें मत डालो आप, ओके। क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। डोंट पुट मोर देन 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट साइज। और वो भी तब जब आपको लगता है कि 10,000 गए तो भी चलेगा। इफ यू आर ओके विद दैट देन गो हेड। अगर आपको लगता है कि नहीं यार भाई 10,000 में डाल रहा हूँ और पता नहीं गए तो मेरा कैसा होगा, मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं वो कैसे खरीद पाऊंगा, अगर ऐसा है तो डोंट गो फॉर इट। देखो बना तो अच्छा बनेगा, यू नेवर नो, बट अगर चला भी जाता है पूरा तो वो भी हो सकता है। क्योंकि देखो एक दो क्रिप्टो करेंसीज तो सबको पता है कि जिन्होंने कमा के दिया, इथेरियम है, बिटकॉइन है, आयोटा है, रिपल है, बीच में डोज कॉइन भी आया था। बट हजारों ऐसी क्रिप्टो करेंसीज भी है जो बस्ट हो गई है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी जी। तो 8-10 गिनी चुनी के बारे में सब बात कर रहे, जो गायब हो गई है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत ही हाई रिस्की गेम है, और यहाँ पर आपको स्पेकुलेशन माइंड से ही चलना होगा कि मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। प्रसाद भाई, इसके ऊपर और एक मेरा सवाल है। उस दिन तो मैं कुछ एक न्यूज पढ़ रहा था, तो उस न्यूज में वो लोग बता रहे थे कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक्चुअल में लोन लेके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, बिकॉज उन्होंने देखा कि यार इस बंदे का पैसा डबल हो गया, इस बंदे का पैसा 10 टाइम हो गया है, तो मेरा भी पैसा अगर मैं लूंगा, लोन लूंगा मैं 1 लाख रुपए का, मेरा पैसा अगर 5 गुना भी हो जाता है तो मैं लोन चुका के वापस मेरे पास 4 लाख रुपए बचते हैं। ये उनके दिमाग में कैलकुलेशन है। तो ऐसे लोगों के लिए राइट आप क्या राइट। कहना चाहोगे? और देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट है या फिर स्पेकुलेशन है, मैंने लोगों को, कई सारे लोगों को, मेरे जो नेबरहुड में रहते थे उनको देखा है कि वो बस्ट हो गए। एक और स्पेकुलेशन का तरीका आता है महाराष्ट्र में, उसे मटका कहते हैं। तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने पैसा उधार लिया, बड़े बड़े ब्याज पे, बैंक से भी नहीं, किसी साहूकार से लिया जो मंथली 10% वगैरह चार्ज करते हैं, और फिर स्पेकुलेशन उनका चला नहीं। तो फिर बाद में उस साहूकार ने क्या किया कि किसी का मतलब घर का एसी लेके गया, किसी की गाड़ी उठा के लेके गया। आई हैव सीन मेनी इंसिडेंसेस लाइक दिस। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपने पैसों को काम पर लगा रहे हो। यहाँ पर अपने पैसों को इज अ कीवर्ड। आप अपने ही पैसों को काम पर लगाओ, किसी और के पैसे को लेकर आप दोगे 10%, सोचो कि मैं 15%। देखो स्टॉक मार्केट में क्या है कि सब कुछ हमेशा, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस कभी ऐसे ऊपर नहीं जाती है, वो ऐसे जाएगी फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से फ्लक्चुएशन होते। तो हर साल आपको सिमिलर रिटर्न मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी। स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं अगर हम, तो सेंसेक्स ने पिछले 1 साल में 55% रिटर्न दिया, और अगर हम पिछले 25 साल की बात करते तो ऑन एन एवरेज 12-13% का रिटर्न दिया। तो 2008-9 में जब मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो नेगेटिव रिटर्न चल रहे थे। अभी मार्केट बूम पे है तो फिर बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज उतना मिलता है। तो क्रिप्टो करेंसीज का जहाँ तक अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है, क्लैरिटी नहीं है ज्यादा, और कई कंट्रीज जैसे चाइना ने जो फिलहाल कुछ रूल्स लाए हैं, लॉज लाए, उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि रिसेंटली प्राइसेस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की काफी गिर भी रही है। तो इसे इस तरह से आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है अपना ही पैसा कीजिए, स्पेकुलेट भी करना है तो अपना ही पैसा लीजिए, उसी से करिए। बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि जिन जिन लोगों ने ये गलती की है पैसा उधार लेकर, वो बस्ट हो गए। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग। ये अपने लात पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये मतलब बहुत ही खतरनाक डिसीजन किसी के लिए साबित हो सकती है, सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं, उस पूरी फैमिली के लिए। बिकॉज कई बार जब लोन लेते हैं तो लोग अपना घर उन पे कोलेटरल रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, बाकी चीजें। तो आप अपने बारे में सोचो ना सोचो, बट फैमिली के बारे में जरूर सोचो, और ये डिसीजन जो भी है अवॉइड कीजिए। ओके। अच्छा भाई, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर चाहे आप एक फिक्स डिपॉजिट को ही ले लो, अभी कुछ 2 सालों से मैं काफ़ी न्यूज़ में सुन रहा हूँ और इसके ऊपर काफ़ी नेटफ्लिक्स में सीरीज भी मिले हैं फ्रॉड्स को लेकर। तो ऐसे इंडिया बिल्कुल। में भी बढ़ के फ्रॉड्स आई गेस 75% से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप मतलब किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो इनमें क्या है कि देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। पहली बात तो ये, देर इज नो इजी मनी।
कोई चीज आपको फ्री में देने वाला कोई दे रहा है तो लाइक देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ भी कि सामने वाला देखता है कि जी उसको क्या मिलेगा। जब आप कई बार देखते हैं कि लोगों को फ्री में वहां पे बुलाया जाता है, इतने बड़े ऑडिटोरियम होता है, फ्री में खाना वाना खिलाया जाता है, लोगों को लगता है वाह क्या बढ़िया बात है, और बाद में वो पैसा उनसे वसूला भी जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी कोई आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न देने का वादा करे ओके तो आपको समझना है कि उस चीज में रिस्क है। लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड दे रहा है लाइक 7-8%, आपको कोई बोल रहा है कि 10% सालाना फिक्स मिलेगा आपको, तो आप वहीं पे समझ जाइए कि वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। जी जी अब ज्यादातर जो कंपनीज होती है, मैं अब लोगों को ज्यादा इतने डिटेल फाइनेंशियल समझ में नहीं आते, लेकिन जो कंपनी जिस तरह के काम करती है उनके पास पहले तो लाइसेंस नहीं होता, आरबीआई का एक लाइसेंस भी लेना होता है जब आपको पब्लिक से पैसा रेज करना है। तो कुछ कुछ इसमें सेबी के भी लाइसेंस होते हैं, तो ये लोग बिना किसी लाइसेंस के ऐसे ही आते हैं और लोगों को क्या बताते हैं हम आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ सर्टिफाइड कोई बड़ी बात नहीं, पहली चीज। और उसके अलावा फिर ये लोगों को बता दें हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? एनीबडी कैन फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जी इस जी बेसिस पर ये लोग शुरुआत करते हैं कि ये ऐसा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है और आपको, और पहले तो, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर सामने वाला मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मतलब साल का ठीक है 50% 60% रिटर्न का, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो उतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। कई सारे लोग हवा में बातें करते हैं। जी हाँ जी अभी कई रिसेंटली कुछ टाइम पहले हैदराबाद में स्कैम हुआ था जहाँ पे उस लेडी ने बताया लोगों को कि हम हमारे बिजनेस से अलग अलग वहां से हम कमाते, वहां से हम बहुत कमाते पैसा और आपको रिटर्न आपको 50% देते हो। मेरा सिंपल सा सवाल उन लोगों से है, आप भी जब ऐसे किसी स्कीम के कम अक्रॉस आते हो तो उनसे आप पूछे कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो पर्सनल लोन आपको कितने परसेंट पे देती है? 12-14% जी जी मैक्सिमम, जी 16%। तो उनसे कहो कि आप 50% हमारे पास आने आकर हमसे पैसा लेने की बजाय आप जो भी है 100% जो भी आप कमा रहे हो पैसा रिटर्न वो कमाओ, 16% बैंक के पास दो, अपना अपना प्रॉफिट कमाओ। बाकी बिजनेसेस भी यही कर रहे जी हाँ हैं। जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादातर लिस्टेड कंपनी है, कई सारी कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। हमें भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम भी जनरली वही करते हैं। सिंपल सा तरीका है, उनसे लो पैसा, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि लमसम अमाउंट आप डालो 2 लाख, फिर आपको हर महीने 2,000 5,000 देते रहेंगे। तो ये सब चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि अगर हाँ इतना ही कॉन्फिडेंस उनको अपने बिजनेस पे है तो बैंक से पैसा लेना चाहिए। अगर बैंक उनको पैसा नहीं दे रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग प्रॉब्लमेटिक कि उनको आपके पास आना पड़ रहा है और आपसे जी पैसा हाँ लेना पड़ रहा है, वो भी आपको ऐसे बड़े वादे करने पड़ रहे हैं जबकि उनके पास उनके लाइसेंसेस भी नहीं होते। इनकी वेबसाइट पर आप देखोगे तो कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं होता। फिर पकड़े जाने के बाद एक्चुअली होता क्या कि इंडिया में उतना कुछ इन चीजों के बारे में इतना कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस नहीं है, तो पैसा ज्यादातर टाइम वसूल नहीं किया जाता। ऐसी कंपनीज निकल जाती है इसमें से बाहर, पैसा लेके कुछ लोग कंट्री के बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आम आदमी जो है हमेशा फंस ही जाता है। तो आम आदमी को हमेशा ये फोकस करना है कि इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं यहाँ पर कि जो आपको आराम से घर बैठे बैठे, लोग पागल नहीं है कि एफडी गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स इनकम के लिए 5-6% पे बैठे और आपको कोई मतलब साल का दे 50% फिक्स 60%, का पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा रूल है, गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा कोई रिटर्न आपको प्रॉमिस करता है तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करो। और ज्यादातर टाइम वो हवा में ही बातें करते हैं। आप डिटेल क्वेश्चनिंग करोगे ओके तो बोलते तुम्हें क्या, वो तो बड़ी कंपनी है, वो तो बड़ा है। जब आपको पता हम्म चले कि भाई हवा में आंसर मिल रहा है तो आप बस हाथ खड़े करके छोड़ दो। जी हाँ जी हाँ। अच्छा प्रसाद भाई, आपके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम कौन सा था अब तक का? अब तक का तो सबसे बड़ा अभी क्या है ना कि हमने तो एक पूरी सीरीज निकाली है जिसमें हमने सारे स्कैम्स कवर कर लिए लगभग। तो बड़े स्कैम्स में मुझे लगता है कि शारदा चिट फंड और सहारा, ये कुछ ऐसे स्कैम्स रहे जिसमें आम आदमी बहुत खराब तरीके से फंसा था। ओके उनमें अगर शारदा चिट फंड की बात करें, अगर सहारा की बात करें तो सहारा को अभी नेटफ्लिक्स ने भी रिसेंटली कवर किया है। बैड बॉय बिलियनियर्स करके उनकी सीरीज है, उसमें उन्होंने विजय मल्ल्या, सहारा और एक दो और अपनी मेहुल चोकसी और ये भी थे उसमें, सॉरी क्या नाम था, नीरव नीरव मोदी। नीरव मोदी। तो वो उन्होंने कवर किया उसमें, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हो। जहां तक बात है शारदा चिट फंड की, तो उसे ज्यादा कवरेज नहीं मिली। यहाँ पर भिखारी लोगों का भी पैसा फंसा है। उन्होंने भी अपने को जो पैसा मिला था वो इन्वेस्ट कर लिया, ये सोच के कि कुछ खतरनाक अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं हमें, पैसा डाल दिया। लेकिन फिर क्या है कि जो, देखो इन स्कीम की खासियत क्या होती है कि लोगों को लुभाने के लिए ना ये लोग शुरुआत में आपको पैसा देते हैं, तो जी फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर देखो देखो वो लोग भी क्या करते हैं, फिर
अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बता दे, फैमिली मेंबर को बता, देखो देखो पैसा आया, पैसा आया। शुरुआत में पैसा आता है तो खुशी हो जाती है। तब इन स्कीम में एक और पॉइंट होता है, वो पॉइंट ये होता है कि अगर आप रेफर करोगे किसी को, अपने नीचे 2 लोग लगाओ, तो आपको और कमीशन मिलता है। तो डबल बेनिफिट होता है इन लोगों को कि एक तो प्रूव हो गया कि पैसा आ रहा है, उसमें सामने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करो सामने वाले में, फिर सामने वाला भी पैसा डालने लगता है, उसका भी आपको कमीशन मिलने लगता है। तो इस तरह से ये स्कैम बहुत तेजी से बढ़ता है, और फिर लोग क्या है कि अपने फायदे के लिए बाकी लोगों को पागल बनाना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोगों को तो पता भी होता है कि ये फ्रॉड है, बट क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा होता है तो वो लोग और सेमिनार अरेंज करो। तो इसमें कुछ टैक्टिक्स होती है जो सेमिनार में जनरली बताएंगे नहीं क्या है सेमिनार, आपको जी हाँ, बस जी लेके हाँ। जाएंगे, अरे अरे बहुत बड़ा सेमिनार है, वहां पे आ जाओ। तो इस तरह की चीजें है। तो शारदा चिट फंड मेरे हिसाब से काफी बड़ा स्कैम रहा है, जहां पर आम लोगों का बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब लोगों का तो बहुत ज्यादा पैसा फंसा है। जी, जी, जी। एमएलएम मार्केटिंग में तो बहुत लोगों का कटा है, बट उसमें आपका मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन एमएलएम और इसका फ्यूचर क्या होगा? देखो एमएलएम में क्या है कि जो यंगस्टर्स होते हैं जनरली, जो 10-12 किए होते हैं, जिनको जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती, ये लोग इनके टारगेट कस्टमर होते हैं, बिकॉज उनको ज्यादा पता नहीं होता कि कैसे दुनिया चलती है, कि किसी ब्रांड में अगर सही में दम है तो वो बिना एडवर्टीजमेंट के भी ब्रांड चले। जीरोदा का मार्केटिंग कॉस्ट आप बताइए कितना है? जीरो। जीरो मार्केटिंग कॉस्ट है, $1 बिलियन कंपनी है वो, 800 करोड़ का एग्जैक्टली। सालाना प्रॉफिट है उनका लास्ट ईयर का। जी हाँ, जी। तो जरूरी नहीं है आपको कि ऐसा कि आपको बहुत मार्केटिंग दिखाना है लोगों को। तो एमएलएम वाले लोग ये दिखाते हैं कि देखो बाकी ब्रांड जो है हीरो को इतना पैसे देते हैं, सेलिब्रिटी को इतना पैसा देते हैं, हम आपको देते हैं। तो अगर ब्रांड में सही में उतना दम है तो ब्रांड ऑर्गेनिकली भी चलते हैं, ज्यादातर ब्रांड्स, कई सारे ब्रांड। और फिर 99% जो स्कीम्स मुझे दिखी है एमएलएम में, वो तो मुझे बेकार ही दिखी है। 99%, 1% होगी जो मुझे तो अभी पर्सनली अभी तक नहीं दिखी है कोई, जी, कि जी। जो स्कीम मतलब सही में कुछ सही प्रोडक्ट चला रही। कई सारे मेरे दोस्त रिलेटिव इसमें फंसे हैं, और कुछ तो अभी भी चला रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है डे टू डे लाइफ प्रोडक्ट, वो बोल रहे थे कि अरे ये आप पेस्ट यूज करो, वो पेस्ट यूज करो। जनरली आप देखो कि इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल रेट। जी हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा भाई, जैसे हम लोगों को ना हर महीने ऐसा स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई ना कोई राइट राइट। स्कीम का कॉल आता ही रहता है कि भाई आप इसमें डाल दीजिए, हम लोगों को इतना पैसा दे दीजिए, एंड देन हम लोग आपको ये प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। तो आपने कभी ऐसे कॉल आए हैं आपको, तो उनकी कभी फिरकी ली है क्या आपने, उनका क्लास कभी आपने लिया है क्या, ओवर अ फोन कॉल? एक दो बार किया है मैंने। सिंपली मैं उनसे पूछता था, एक पर्सन का आया, वो बोले कि मैं आपको डेली 1% रिटर्न कमा कर दूंगा। 245 ट्रेडिंग डेज होते लगभग एक साल में, तो हो गया 245% पर ईयर। तो मैंने उनको कहा कि देखो बैंक आपको पर्सनल लोन दे रही है 15% पे, आप सिंपली 245% कमाइए, बैंक को उनका 15% दे दीजिए, 230% अपना अपने जेब में रख दीजिए। क्यों आपको जरूरत है कॉल सेंटर बिठाने की, हम लोगों को कॉल करने की, हमसे पैसे लेने की? आराम से कमाओ, आराम से जो भी है अपना ऐश करो। 230%, तो वॉरेन बफेट का भी उतना एवरेज नहीं है, उन्होंने भी इतने साल से 21% सालाना वो पैसा कमा रहे, तब जाके वो बिलियनियर बने। 230% से आप कमाओगे तो आप तो उनसे भी पहले मतलब बिलियनियर में भी ट्रिलियनियर बन जाओगे अगर उस स्पीड से आप चलते हो तो। हम्म। तो इस तरह के जवाब देने के बाद फिर वो कॉल कट ही कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर रिसीव करना ही बंद कर दिया, फिर कहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। उनकी भी क्या गलती होती है, उनको तो जॉब के लिए उन्हें बिठाया जाता है, जो चलाने वाले करने वाले होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। जी, जी, जी। प्रसाद भाई, इसके पीछे का मतलब मॉडल क्या होता है? ये जो लोग फोन करते हैं कि भाई हम लोग आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, हम लोग आपको इतना परसेंट रिटर्न देंगे, तो ये इसके पीछे इन लोगों का फायदा क्या होता है और ये किस बिजनेस मॉडल पे चलते हैं ये लोग? इसका बिजनेस मॉडल ये होता है कि कुछ लोगों को ये हायर करते हैं, और सिंपली यहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है कि आपको बस ये बोलना है कि इतना इतना परसेंट मिलेगा। इनका फिर ये क्या करते हैं कि मैं एक कस्टमर की बात बताता हूँ। एक किसान कस्टमर था, एक किसान आदमी था, और उन्होंने मुझे कॉल किया। उस टाइम शुरुआत में मैं नंबर देता था वीडियो के end में। फिर लोग कॉल करते थे तो उस टाइम रहता था अच्छा खासा टाइम, तो उठाता मैं खुद। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी एडवाइजरी कंपनी ने कॉल किया और उनसे 25,000 रुपए की एडवाइस, उन्होंने पैसा पे किया, और फिर ज्यादा हुआ उनको लॉस। तो उन्होंने पूछा उनको कि यार हमें तो लॉस हुआ है। तो उस एडवाइजरी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, अभी तो आपको लॉस, तो हमारे एक सर दुबई में बैठते हैं, आप 50,000 रुपए का हमारा नया पैकेज लीजिए, इसमें आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा।
तो उनका आया था मुझे कॉल कि फिर आगे बढ़ो नहीं बढ़ो, तो लोग ऐसे भी पैसा डाल देते। तो एक कस्टमर को बार बार करके पूरा मतलब खाली कर देते। जी तो हाँ। दैट टारगेट इज लाइक कि जिन लोगों को पता नहीं उनको पकड़ना और 25,000 50,000 ऐसे ऐसे करके चीजें करके खाली कर देना। तो सिंपल इनका क्या होता है कि शुरुआत में जब ये टिप्स देते हैं वो पहले क्या बोलेंगे आपको, वो सर रहने दीजिए, छोड़, आपको भरोसा नहीं हम पे, आप फ्री टिप लीजिए। और आप देखोगे कई बार तो आपको सारी की सारी फ्री टिप सही निकल कर आती है, आप भी चौंक जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 100 लोगों का एग्जाम्पल टारगेट कस्टमर लिया, 100 लोगों का, 50 लोगों को बोलेंगे टीसीएस बाय करो, 50 लोगों को बोलेंगे टीसीएस सेल करो। शेयर प्राइस या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी ज्यादातर केसेस में। ऊपर गई तो जिनको बाय किया, बाय करने बोला है उनके लिए पॉजिटिव चीज साबित हुई। फिर उन 50 लोगों पर वो फोकस करते हैं। फिर उन 50 लोगों को बोलेंगे कोई और शेयर दे देंगे उनको कि भाई आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, 25 लोगों को उनमें से बोलेंगे कि आप खरीद लो, 25 लोगों को बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज बेच दो। फिर जो भी सही साबित हो जाए, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ऊपर चला गया, तो जिन्होंने बाय बोला गया वो तो मानेंगे यार चलो उनके तो दोनों के दोनों सही निकल कर आए। फिर इन 25 लोगों को पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई आप बस फीस पे कर दीजिए और हमारी रियल टिप्स आप स्टार्ट कीजिए। जैसे रियल टिप्स स्टार्ट हो जाती है, लोगों को 10 दिन के अंदर इनकी रियलिटी पता चल जाती जी जी। अब ये 25 लोग जो रहते हैं वो रियल बकरे होते हैं। है। बिल्कुल ओके, ऐसा ही है। ऑल राइट। प्रसाद भाई, हम लोग बहुत सीरियस सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा हमारा एक शिफ्ट करते हैं क्वेश्चंस का जो लिस्ट है। श्योर श्योर। आई नो कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो उनको एकदम उनके लाइफ को एक मोटिव दे देता है, उनके लाइफ को कोई ना कोई एक मकसद दे देता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट था? ऐसा कोई एक इंसिडेंट तो मुझे जेन्युइनली कोई याद तो नहीं आता, बट धीरे धीरे आई थिंक चीजें शेप अप हो जाती है। आप मतलब मेरी जो ज्यादातर लर्निंग रही है या फिर डायरेक्शन रही है, वो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ने दी है। मैंने कई सारे और चीजें ट्राई की है। मैंने जब स्कूल में था तब छोटे मोटे कई सारी चीजें मैंने ट्राई की। पेप्सी बेचना, ब्रेड बेचना, वो मैंने ट्राई किया। जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो बानेर में मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ताकि मेरा जो पहला स्टार्टअप था उसे मैं फंड कर सकूं। तो इस तरह की चीजें करते करते और ये स्टार्टअप चला है, उनके फेल्योर से मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग जो थी ना, तो वो काफी मिल गई। और उसी वजह से फिर ऑटोमेटिकली फिर आपको क्या है कि आपको बताने वाला कोई है नहीं, तो जी आपको खुद ही आंसर ढूंढने हैं। तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी, तो उसे खुद ही फाइंड आउट करना होता था कि ये कैसे होता है। और काफी सारी लर्निंग्स करने से पता चले कि हाँ ये करके देखा, ये फेल हो गया, ये करके देखा, ये चल गया। तो उससे भी जो लर्निंग्स आई, तो उनसे काफी मुझे ज्यादातर बेनिफिट हुआ है, रादर देन ऐसा कोई इंसिडेंट तो कुछ मतलब नहीं रहा है कि ऐसा पर्टिकुलर कि जिससे कुछ मोड़ आए अचानक से। पर बचपन से जब मैंने छोटे मोटे काम बचपन में करना शुरू किया, तभी मुझे लगा कि ये बिजनेस एक फील्ड है मेरे लिए जो बेस्ट है। और बस यही मुझे पता था। अब पर्टिकुलर किस चीज में रहेगा, किस चीज के बारे में पैशनेट हुआ, मुझे पसंद है, वो पता करने मुझे काफी टाइम लगा। जब पता चला कि फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तब से लेकर फिर जो डिप्लोमा सेकंड थर्ड ईयर से फाइनेंस में जैसे एंट्री की, तब से लेकर फिर काफी मजा आने लगा। आज भी जो चीजें करता हूँ काफी मजा आता है उससे। जी जी। अच्छा प्रसाद भाई, जैसे बचपन से आपने अपने लाइफ में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स भी आपने ट्राई किए कि शायद ये करना है वो करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पहला कौन सा था वो बिजनेस मॉडल जिसमें आपने काम किया था? तो एक तो मैंने सबसे पहले तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी था पहला स्टार्ट। सेकंड वाला जो था वो तो बहुत ही जल्दी फेल हो गया। उसमें बेसिकली कंसेप्ट हमारा ये था कि कई सारे लोग होते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं। उस टाइम इंटरनेट का मतलब 2012 के करीब की बात है। उस जी टाइम जी। इंटरनेट उतना यूज में नहीं था इंडिया में जितना आज है। और 2G इंटरनेट था, ढंग से चलता भी नहीं था, और प्राइसेस तो आपको पता ही है कितनी महंगी थी। जी हाँ। इंटरनेट लेना और घर से मतलब रिचार्ज के लिए बोलना मतलब ज्यादा चैलेंजिंग था। और लोगों के लिए, हर किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं होते थे उस जमाने जी हाँ। जी में, घर में एक रहता था। और वो भी कई बार वो नोकिया का 3310 या नोकिया 1210, वो वाला 1600, वो सीरीज से अगर आप रिलेट कर पाओ तो उस टाइम जब मैं बड़ी सिटी में आया मुंबई में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मेंटोर्स काफी ज्यादा है, जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है चीजों की। यहाँ पर लोगों को एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और वो लोग शेयर भी करना चाहते हैं। मेरे ओके। ज्यादातर मेंटर्स मुंबई से ही रहे, और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि किसी पैसों के लिए, किसी चीज के लिए, हमेशा मतलब गाइडेंस किया है फ्री में। जब ये शुरू किया, जब कुछ नहीं था तब, आज भी करते हैं।
तो मुझे पता लगा कि इस पर काम करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया, तो कि ओवर अ कॉल कोई पर्सन उनको सिखा सके, जैसे एमपीएससी के क्लासेस से पुणे में, या फिर कोई कम्युनिकेशन स्किल है तो उसे फोन पे सिखाया जाए, कोई छोटे मोटे क्लासेस है सब्जेक्ट उसे फोन पे सिखाया जाए, तो इस तरह का चीज थी। लेकिन जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ा तो रिलेवेंट ज्यादा नहीं रहा, और वो मतलब कुछ जब बिजनेस बिल्डिंग थी, प्रोडक्ट बिल्डिंग था, उसमें भी हम कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए, तो उस वजह से भी वो शायद नहीं चला। तो वो सबसे पहला आइडिया था और उस पर हमने कुछ टाइम काम किया। उसके बाद एक fashionyoga.com करके वेबसाइट शुरू की थी, वो फैशन सेगमेंट में था, जो अभी Okay. डोमेन किसी और ने लिया है। उसका कंसेप्ट ये था कि जो अलग अलग है, वैन ह्यूजन है, लुई फिलिप है, लुई विटॉन है, पीटर इंग्लैंड है, तो ये अलग अलग ब्रांड्स है। तो हमारे आजू बाजू में जब इनके कोई आउटलेट रहते हैं तो हमें उनके डिस्काउंट के बारे में तब पता चलता है जब वो दुकान के बाहर लिखते हैं 50% ऑफ। जी हाँ जी। हमें डायरेक्टली पता नहीं होता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि वहां पर जाके आप फेवरेट ब्रांड अपना सिलेक्ट करो, लोकेशन सिलेक्ट करो कहाँ से हो आप, और सिंपली एक स्लैब सिलेक्ट करो। जैसे 20% आपने सिलेक्ट किया और ब्रांड सिलेक्ट किया लुई फिलिप, तो लुई फिलिप पर जब भी 20% की अबाउट डिस्काउंट जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि जो आउटलेट है उसमें कैटलॉग क्या क्या है, कौन कौन से कपड़े फिलहाल अवेलेबल। तो ओके इस तरह की चीजें हमने कोशिश की थी कि थोड़ा ऑफलाइन को थोड़ा ऑनलाइन लाया जाए। उसके बाद एक्चुअली अभी तक भी वो चीज़ जो फेल हुई हमारी, वैसी चीज़ अभी भी मार्केट में ऐसी कुछ आई नहीं है। बट हमने ट्राई किया था उस टाइम, बट हम लक्ष्मी रोड जाते थे पुणे में, और वहाँ पर लगभग सारी जो कपड़ों की दुकानें हैं सबको ऑनबोर्ड हमने कर लिया था। बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए काफ़ी, मतलब बड़े, और कुछ डेवलपमेंट फेज में भी थोड़े प्रॉब्लम आ गए। एक्चुअली हमारे जो डेवलपर थे उन्होंने हमें बोला शुरुआत में कि हम 20,000 रुपये में वेबसाइट डेवलप करके देंगे उस टाइम। जी हाँ जी हाँ। बोला ठीक है, तो दे दिया उनको 20,000 रुपये, उन्होंने साइट बिल्ड किया। हम छोटा मोटा चेंजेस बताया तो बोले इसके 5,000 रुपये लगेंगे, इसके 7,000 रुपये लगेंगे। तो हम तो कॉल सेंटर में काम करके कमा रहे पैसा, और ऐसे हम्म। छोटे मोटे चेंजेस पे कैसे क्या मतलब 5 और 7,000 रुपये दे। तो फिर कुछ टाइम तो एडजस्ट किया, लेकिन फिर पता चला कि ये कुछ भी पैसा लगा रहे थे, ऑलरेडी जो पैसा था सारा लगा के चुके थे, तो पैसा भी खत्म हो गया था और नया पैसा लगाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ओके ऐसे में फिर आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट भाई आपका ये जो आइडिया था, ये आइडिया बहुत मस्त था। मतलब है, अभी भी इसमें स्कोप है। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके उनके पास एक चांस है ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू करने का। ओके, तो प्रसाद भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होता है, ठीक है, जो बंदा बहुत कम जगह पे शेयर करता है। और आपके बारे में तो आई डोंट थिंक सो बाहर किसी को भी कुछ ज्यादा पता है। तो आपके लाइफ का ऐसा कोई सीक्रेट जो आपने अभी तक कहीं पे शेयर नहीं किया है? तो मेरे बारे में वियर्ड चीज ये है कि मैं मतलब जब भी कहीं जाता हूँ किसी भी सिटी में, तो जहाँ काम होता है मेरा, मैं वहाँ पे सबसे लास्ट में जाता हूँ। मैं सबसे पहले उस सिटी में देखता हूँ कि यहाँ पे कंपनीज कौन कौन सी है। मुझे बाहर से कंपनीज देखने में बड़ा मजा आता है। मैं बैंगलोर जब भी जाता हूँ तो मैं बस बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सब बढ़िया। जब हैदराबाद में रहता हूँ तो हैदराबाद में चाहे वो गच्चीबौली हो या फिर बाकी बिजनेस एरियाज हो, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि क्या कुछ सब बढ़िया है। बॉम्बे में भी जाता हूँ तो बीकेसी जरूर जाता हूँ। आई नेवर मिस बीकेसी। मुझे बड़ा मजा आता है और मैं एक्सप्लोर भी करता हूँ। जब मैं इनकेस पहली बार जाता हूँ किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो मैं पहली बार जब अलग अलग सिटीज में गया हूँ, और अभी चेन्नई भी जाने वाला हूँ, तो वहां पर भी मैं पर्टिकुलर चीज पहले यही करने वाला हूँ कि एक लिस्ट निकालने वाला हूँ कौन कौन सी कंपनी। एक आयशर मोटर तो है वहां पर, वो पता है। उसके बाद एक दो और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कंपनीज बहुत है वहां पे, तो मैं बस लिस्ट निकालने वाला हूँ और बस बाहर से देखने जाने वाला हूँ। तो मेरी बड़ी वियर्ड सी हॉबी है, जो कई बार जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको बड़ी अजीब लगती है कि ये क्या चल रहा है। उसके लिए कई बार मैं ट्रिप भी निकाल लेता हूँ जस्ट टू सी कि लाइक कंपनीज और बाकी क्या है क्या नहीं। तो इस तरह से, और ये काफी पहले से ही है। जब मैं बालेवाड़ी रहता था पुणे, तो मैं वहीं से हिंजवड़ी चला जाता था और बस देखनी है कंपनी। जाके जाके कई बार वो लोग बोलते थे कि अरे अरे यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, वहां से आगे आप नहीं जा सकते, फिर वापस आओ। तो इस तरह से चीजें एक रही है। तो ये मेरी एक वियर्ड सी हॉबी है जिसे मैं काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। या एक्चुअली मैंने ये हॉबी देखी है लोगों में, ऐसा नहीं है कि ये वियर्ड है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे वियर्ड लगी कि बाहर से क्यों देखनी है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको भी कंपनीज देखना, उसमें जाना, प्रोडक्शन देखना, लोग कैसे काम करते हैं वो देखना बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन वो अंदर जाके देखना अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं समझा मैं कि बाहर से देखने में क्या एक खुशी मिलती है। वो पता नहीं एक्चुअली क्या है कि अंदर से देखने में ज्यादातर लोग अलाउ नहीं करते। पहली बात तो आपकी जब जान पहचान नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म। चेन्नई जा रहा हूँ तो मेरी कुछ जान पहचान है नहीं, तो जब अभी बैंगलोर अभी भी जाते हो तो अभी बहुत सारी कंपनी से कांटेक्ट है, जाते हो तो अंदर से देखने मिलती है। तो वो ठीक है, मुझे उतना मतलब ठीक ठाक लगता है कि ठीक है बातचीत चलती रहती है, आपको पता चलता है वो कैसे करे। लेकिन बाहर से देखने में थोड़ा एक अलग ही मजा मुझे आता है। अब पता नहीं वो क्या है, बट या आई स्टिल लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं जब भी बाहर जाऊंगा, जैसे कई बार मैं ऐसे ही ऑनलाइन भी देखता रहता हूँ कि सिलिकॉन वैली में कौन कौन सी कंपनीज है, वो कैसी है, कैसी दिख रही है क्या नहीं। तो मुझे पता भी है कि कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर बहुत अच्छा रूफटॉप है। लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन का रूफटॉप सबसे अच्छा लगा मुझे अभी तक। तो आई जस्ट कीप चेकिंग ऑल दिस थिंग्स। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद भाई मेरा, कि अभी टिकटॉक के आने के बाद इन्फ्लुएंसर बनना लोगों के लिए बहुत इजी हो गया, ठीक है? तो बिल्कुल। इसकी वजह से क्या हो गया ना कि लोग इस फील्ड पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे हैं। बट वो लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे किसी बंदे को देख के उससे इन्फ्लुएंस होके खुद इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है? और उस चीज को वो कॉपी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो ये राइट। रहा है कि वो बहुत टाइम उसमें इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो उनमें बढ़ रहा है। सो आपको क्या लगता है कि एक एज ए यूट्यूबर आपने क्या स्ट्रगल किया है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है? और देखो क्या है कि अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीजन है कि कंपैरिजन। जब आप कंपेयर करने लगते हो आप खुद को, अगर आपके क्लासमेट से कंपेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन एग्जैक्ट आपके जैसा नहीं होता। ये चीज आपको समझनी है। तो कोई भी किसी भी तरीके का कंपैरिजन है वो गलत है। तो बेस्ट कंपैरिजन करने का तरीका क्या है कि आप आपके जैसे हो, कंपेयर विद योर सेल्फ। आप अपने यस्टरडे से आज कंपेयर करो, मैं कहाँ पे इंप्रूव हुआ हूँ, मैंने कहाँ पे क्या चीजें की है। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और दूसरा, कंपटीशन में ज्यादा घुस जाने का दूसरा प्रॉब्लम होता है कि इनोवेशन नहीं होता। जब आप खुद से compete करते हो तो आपको पता नहीं कि आजू बाजू क्या चल रहा है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन मुझे कल से इंप्रूव करना है, जो भी मेरा कंटेंट जा रहा है कल से बेहतर जाना चाहिए, परसों जो जा रहा है वो परसों मतलब आज से बेहतर जाना चाहिए। तो ये कोशिश होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो बनाते तो पहले हम एनिमेशन पे चलते थे, फिर धीरे धीरे अभी हमने क्या किया कि आज ही हमने एक इंटरेक्टिव बोर्ड मंगाया 75 इंच का। अब यहाँ से आगे में सीधा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन और बढ़ानी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि कोई मेरी इंडस्ट्री में मतलब कोई कर रहा है, ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं कोई है तो। बट मुझे लगा कि ये मतलब इसकी भी स्टोरी कैसे शुरू हुई कि हमारी एक टीममेट है, उन्होंने क्या बताया मुझे कि ही वर्क्स ऑन टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर। उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या बोर्ड पे सिखा सकते हैं। मैंने बोला क्यों? वो बोल रहे कि जब कोई मुझे पेपर पेन लेके सिखाता ना मुझे अच्छा समझ में आता है, कोई एनिमेशन सिखाता तो अच्छा समझ में नहीं आता। पॉइंट क्लिक हुआ, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ दिन मैंने किया लेकिन मुझे पॉइंट कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, वी कैन डू बेटर। एंड दैट इज वाई वी ऑर्डर दैट। अब यहाँ का जो इससे करेंगे, तो अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो आप एग्जैक्टली वही करने लगते हो जो सामने वाला करता है। उनकी बात करने की स्टाइल ले लो, उनका वीडियो बनाने का स्टाइल ले लो, और बाकी चीजें। तो आई थिंक वन शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एंड फोकस करना चाहिए कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है। रीड आउट ऑल देयर कमेंट, उनको पूछो क्या चाहिए उनको, उनके लिए बनाओ। बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर वो है, ना कि बाकी लोग। तो जो जी लोग हाँ, जी आपके हाँ। कंज्यूमर है, केयर अबाउट देम और क्रिएट कंटेंट फॉर देम, उनको पसंद आ रहा है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट, रादर देन कि बाकी लोगों का क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं प्रसाद भाई ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि बहुत बार जो हम लोग दूसरों से मोटिवेट होके जो चीजें करते हैं वो गलत है ही। बट हम लोग एक गलती ये भी करते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज है, हम किस चीज में अच्छे हैं, वो ढूंढना हम लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ दैट किसी और को कॉपी करना, हम लोग अगर खुद को और इम्प्रूव करते गए, खुद के अंदर क्या टैलेंट है उसको ढूंढे, तो वो ज्यादा हम लोग उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, और ज्यादा अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंच भी पाएंगे। बिल्कुल तो या बिल्कुल। यू आर अग्री। राइट कि खुद खुद से कंपटीशन रखो। इट इज वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ। भाई आप फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके ना काफ़ी वीडियोस बना चुके हो, और मैंने एक चीज़ आपके मतलब यूट्यूब चैनल में जो कंटिन्यूसली नोटिस किया है कि आप लोगों को फ्रॉड से बचने का जानकारी देने की बहुत कोशिश करते हैं।
तो मतलब उसके पीछे मतलब आपका मतलब क्या आगे जाके कोई एम है कि मुझे ये लार्ज स्केल में लेके जाना है या इंडिया को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, कुछ ऐसा आप एम लेके चल रहे हैं? बेसिकली वही हमारा पॉइंट है कि ज्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं, आपने स्टार्टिंग में भी फ्रॉड की बात की, हमने जी देखा जी कि चाहे वो बिगर्स हो या फिर लोअर क्लास पीपल हो, लोअर मिडिल क्लास हो, जिन लोगों के लिए मतलब एक एक पेनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन लोगों के अगर इन फ्रॉड में फंसने का मेन रीजन है कि उनको अवेयरनेस नहीं है उतना। जो मैंने चीज आपको बताई गवर्नमेंट बॉन्ड का, तो उनको पता नहीं कि गवर्नमेंट बॉन्ड भी क्या होता है। जी हाँ जी उन्हें हाँ। ये भी नहीं पता कि उस पर रिटर्न कितने मिलते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट यही है कि ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना। जल्द ही हम एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है द राइज एंड राइज ऑफ पॉन्जी स्कीम्स इन इंडिया। ओके। तो जिसमें हम जो भी इस तरह के स्कैम्स उनको थोड़ा एक्सपोज करने वाले हैं कि किस तरह से ये लोग मतलब आम लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं और पैसा लूट के जा रहे हैं, जो कि सही चीज नहीं है। लेकिन आम लोगों को भी उसमें नहीं फंसना चाहिए, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही चीज उनको बचा सकती है, वो है अवेयर। अभी अभी क्या चीज बचा रही उन्हें, जो लोग फंसे हैं उनको पता है ऐसी स्कीम है, जो लोग नहीं फंसे वो अभी भी उन स्कीम्स के कस्टमर्स हैं। तो जी हाँ हमारा पॉइंट जी है कि जब जल्द से जल्द जो नई जनरेशन आ रही है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या फिर जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी के लोग हैं, आम आदमी है, तो इसलिए हमारा कंसेप्ट इजी इसीलिए हम रखते हैं, सिंपल भाषा में भी कोशिश इसलिए रखते हैं कि आम आदमी को, कोई फार्मर भी है किसी छोटे से छोटे गांव में, उनको समझ में आए सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बस यही हमारी कोशिश है कि सब आम जनता को सब कुछ फाइनेंस के बारे में समझ में आए, ताकि वो इन जी हाँ फ्रॉड्स जी में ना फंसे और सही जगह पर इन्वेस्ट भी करें। बिकॉज आपको इन्फ्लेशन को बीट भी करना है, ओके। महंगाई रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको उसे भी बीट करना है, तो बेहतर रिटर्न्स आपको कमाने, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और अपने रिस्क को समझ कर। तो ये सारे हमारे पॉइंट हैं, और सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो भी पर्टिकुलर रहेगा उसकी डिटेल में हम बताने की कोशिश करते हैं। ओके। और रिसेंटली उसके लिए हमने कुछ सीरीज भी स्टार्ट की, अभी स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज शुरू है, उसके बाद और भी सीरीज कुछ लाएंगे, और उसके बाद उसके जरिए कोशिश करेंगे कि वो पूरा देखकर लोग फ्री में सब कुछ सीख सके, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, वो भी बहुत आसान भाषा में, और इस तरह की चीजों से अवेयर रहे। जी हाँ जी हाँ। ओके। प्रसाद भाई, ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, बिकॉज जो लोगों को इन फ्रॉड्स के बारे में आइडिया नहीं है, अगर उनको आपके वीडियोस के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू अगर आइडिया आ जाता है, तो उनका जो हार्ड अर्न मनी है, जो वो कहाँ पे ऐसे लोगों के चक्कर में आके वो उसको लूज करने वाले हैं, वो उसको बचा पाएंगे और वो थोड़ा खुद फाइनेंशियली लिटरेट हो पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ प्रसाद भाई, कि आपका ये जो जर्नी रहा है, अब तक का आपका जो भी जर्नी है, उसमें आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कभी कभी एज ए यूट्यूबर भी, कि हमारा एक आध वीडियो अगर चलता है तो बहुत ज्यादा एक खुशी होती है अंदर से कि यार हमारा बिल्कुल। वीडियो चल गया, और एक आध वीडियो अगर पिटता है तो ऑटोमेटिकली लगता है कि यार पूरा खत्म हो गया, अभी नहीं चलने वाला है, करियर चेंज करना पड़ेगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक यूट्यूबर के लाइफ में आती रहती है, और आप तो बिजनेस में भी हो, स्टार्टअप्स में हो मेनली, तो स्टार्टअप्स में भी ये सब चीजें होती रहती है कि एक दिन आया तो एक दिन बहुत हाईली मोटिवेटेड, दूसरे दिन एकदम डिप्रेस। तो ये सब चीजों को आप कैसे टैकल करते हो? एक तो क्या है कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो ओवरऑल पूरी, तो एक चीज तो हमेशा है कि आदमी की जिंदगी में अनसर्टेनिटी हर किसी की जिंदगी में कॉमन चीज होती है, जिसे आप कितना भी कोशिश करो कि आप अवॉइड करो, बट अवॉइड नहीं कर सकते। इवन लाइफ इज ऑल्सो वेरी अनसर्टन, जो हमें कोविड-19 ने बताया, लोग शॉक हो गए इस चीज से कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो लाइफ हैज बीन लाइक दिस ओनली। पहले के जमाने में भी अनसर्टन थी, आज भी अनसर्टन ही है, और इसी तरह सारी चीजें जिंदगी में अनसर्टन होती है। तो पर्टिकुलरली आपको यही चलना है कि हमने स्टार्ट किया है जीरो से, जीरो से नीचे तो और कुछ होता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, जाकर जीरो तक ही पहुंच जाएंगे। तो अगेन वैसे भी पहले भी फेल हो चुके हैं, स्टार्ट तो किया ही है, तो ठीक है, कोई चीज नहीं चली। अब कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे फेल हुए, इन्फोवेशन करके हमने प्रोडक्ट बनाया था, बड़ी ही काफी उम्मीदें लगाकर हमने उसे प्रोडक्ट को बनाया, फेल हो गया वो हमारी, मतलब उसको 2 दिन के अंदर 10,000 डाउनलोड आए थे ऐप, उस ऐप को, ओके। बट स्टिल इट फेल्ड। तो ऐसे फेल्योर्स आते, बस आपके हाथ में यही है कि आप उनसे सीखो और आगे बढ़ो और उनसे बेहतर कोई चीज बनाओ। तो लर्निंग, क्योंकि कोई भी अगर चीज है जो नहीं चली है, वो अपने उसके साथ कुछ लर्निंग आपको देती है। सक्सेस से मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड अर्निंग लर्निंग मिलती है, जी हाँ जी ये हाँ। फेलियर आपको ना बहुत कुछ सिखाता है। तो आई थिंक फेलियर इज लाइक, हमारी सोसाइटी क्या है ना कि हमारी सोसाइटी हमें बताती है बचपन से कि फेलियर ना बड़ी गलत बात है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बंदा फेल हो गया तो अरे 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 वो देखो उसके साथ मत जाया करो, तो फेल हो गया।
हर किसी के इंटरेस्ट अलग होते हैं। अब उसको नहीं पता, मे बी हर किसी के लिए, सारी जनता के लिए इंजीनियरिंग सही नहीं हो सकता, कोई फेल हो जाता तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हमारी जी सोसाइटी को फेलियर पसंद नहीं है, फेलियर पसंद नहीं तो आप ट्रायल एंड एरर कर ही नहीं सकते। जी जी फिर आपके लिए बेस्ट तो यही है कि ऐसी चीजें ढूंढो जिसमें रिस्क ही नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा मजा है नहीं फिर। तो कोई भी चीज़ है अनसर्टन है, फेलियर तो होती ही है। ट्रायल एंड एरर का नाम ही वही है कि आप ट्राई करो, फेल हो जाए। जैसे जो लोग इन्वेंशन करते हैं, चाहे वो एडिसन हो, 1000 बार वो फेल हुए, निकोला टेस्ला है, कई बार वो फेल हुए। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। उसके बाद ही आपको लर्निंग मिलेगी, और उसके बाद ही आप आगे जाओगे। तो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड गो अहेड, रादर देन कि उसमें मतलब बाकी नेगेटिव देखने की तो कोई है नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप कितना भी कोशिश करो, कितना मर्जी कोशिश करो, वो है ही है, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड गो अहेड। अगर आप नहीं लर्न करते उससे और फिर वही बैठ जाते हो, then it may become problematic for someone. So I think failures and ups and downs are like this. या तो आपका कहना ये है कि सक्सेस इज लाइक अ स्टॉक मार्केट, वो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर बिल्कुल जाएगा और नीचे आएगा, ये चलता ही रहेगा। इट इज चलता अ लाइफ। रहता है। जी या जी हाँ। ग्रेट। थैंक यू सो मच प्रसाद भाई, हमारे पॉडकास्ट में इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कन्वे बाय फिनोवेशंस यूट्यूब चैनल जाके ज़रूर देखें। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लिटरली जो मिशन लेकर के प्रसाद भाई चल रहे हैं कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना, वो उस पर उनका काफ़ी मेहनत भी है, और वो काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल भी रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा फाइनेंस के रिलेटेड। उनके कई वीडियो देखकर मैं भी सीखा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी बिगिन ही किया हूँ मैं, बट जी हाँ काफ़ी अच्छा उससे फ़ायदा हो रहा है मुझे भी। तो मैं आपको बिल्कुल ये बात का रिकमेंड करूँगा कि जा करके आप देखें। और थैंक यू सो मच प्रसाद भाई अगेन। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम लोग और भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ करने वाले हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं, जैसे कि प्रसाद भाई और मंगेश दे रहे हैं। सो जुड़े रहो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून।